नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का 11 चैप्टर, जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। तो दोस्तों, इस चैप्टर के ऊपर मैं आप लोगों को 3 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें लगभग 80% से भी अधिक चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, समझाया जा चुका है। तो उन तीनों ही वीडियो को आप एक बार जरूर देखिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो है, इसके बाद आपका जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के भी लगभग 3 चैप्टर में कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, 3 चैप्टर कराने बाकी रह गए हैं, तो वो भी पॉलिटिकल साइंस का भी हो जाएगा आपको। और बाकी दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, वहां से भी दूसरे सब्जेक्ट की भी जो वीडियोस है वो भी आपको अब तेजी से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें चैनल के लिंक को, वीडियो के लिंक को। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं, नोट्स पाना चाहते हैं चैप्टर्स के, तो इसके लिए आपको करना होगा टेलीग्राम को ज्वाइन। ठीक है, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर ले। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले ताइवान की बात करने वाले हैं। ताइवान की पूरी कहानी, ताइवान का जो किस्सा है उसको हम समझने वाले हैं। और उसके बाद आपको मैं कोरिया के बारे में बताऊंगा। कोरिया जो है वो कैसे विभाजित हुआ था। ठीक है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में उसका विभाजन कैसे हुआ, और इसके अलावा दक्षिणी कोरिया के भी जो विकास के जो मॉडल है उसको भी हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम ताइवान की बात करते हैं तो ताइवान का जो इतिहास जो आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में बताया गया है, वो 1949 से बताया गया है। 1949 में क्या हुआ, चियांग काई शेक लगभग 30,000 अमेरिकी डॉलर लेके ताइवान भागे थे। अब ये ताइवान भागे क्यों, आपको पता है कि जो चियांग काई शेक है वो कुओमिंतांग के एक लीडर थे। सन यात सेन के मरने के बाद कुओमिंतांग के लीडर बने थे। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 1921 के आसपास चाइना में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का भी उदय हुआ था, चीनी साम्यवादी दल का भी उदय हो गया था। तो कुओमिंतांग और चीनी साम्यवादी दल में क्या हो रहा था, संघर्ष चल रहा था, गृह युद्ध स्टार्ट हो गया था सत्ता की प्राप्ति के लिए। और माओ त्से तुंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। उनके द्वारा क्या हुआ कि कुओमिंतांग को हरा दिया गया, और कुओमिंतांग के जितने भी लीडर थे उनकी हत्या करवा दी गई, उनकी हत्या की जाने लग गई। इस डर के कारण चियांग काई शेक भाग के आ गए ताइवान। कितने हजार अमेरिकी डॉलर लेकर, 30,000 अमेरिकी डॉलर लेकर भागे थे वहां पे। यहाँ आने के बाद उन्होंने क्या किया, चीनी गणतंत्र की स्थापना की। ठीक है, आपको पता है कि भाई जो ताइवान है वो शुरू में जापान के कब्जे में था। मतलब चाइना जो है शुरू से ही ताइवान को अपना हिस्सा मानता आ रहा है, लेकिन जब जापान ने चाइना को युद्ध में हराया था, ठीक है, लगभग 1894-95 के आसपास, तो उस समय क्या हुआ था कि चाइना ने ताइवान को जापान को सौंप दिया था। इसके अलावा चियांग काई शेक ने ताइवान में एक दमनकारी सरकार की स्थापना की। बोलने की आज़ादी लोगों से छीन ली, है ना। इसके अलावा विरोध करने की आज़ादी लोगों से छीन ली गई थी। इसके अलावा उन्होंने कुछ सुधार भी किए थे, जैसे कि भूमि सुधार के जरिए उत्पादकता को बढ़ाने की कोशिश की गई। ताइवान की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो 1993 में कुल राष्ट्रीय उत्पादन के मामले में ताइवान पूरे एशिया में दूसरे नंबर पे था। जापान के बाद ताइवान का ही नंबर आता था कुल उत्पादन, यानी कि जीडीपी की यहाँ पे बात की जा रही है। जीडीपी के विकास की अगर बात करें तो जापान के बाद ताइवान पूरी एशिया में दूसरे नंबर पे था। तो इससे समझ सकते हैं कि चियांग काई शेक ने कहीं ना कहीं ताइवान की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कुछ अच्छे कदम भी उठाए थे। इसके अलावा अर्थव्यवस्था का विकास तो तेजी से हुआ ही हुआ, लेकिन अमीरी और गरीबी के बीच का जो खाई था उसको भी कम किया इन्होंने। ठीक है, तो ताइवान के बारे में आपके बुक में यही सारी चीजें बता रखी है जो मैंने आपको समझाया है। ताइवान की अगर हम कहानी की बात करें तो आज भी चाइना जो है ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है, और ताइवान लेकिन एक अलग देश है, लेकिन चाइना उस पर आक्रमण करने की कोशिश करता है। जो चीन में मिलाने की कोशिश चाइना उसको लगातार करता रहता है। तो दोस्तों, ये ताइवान की कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम कोरिया की बात करते हैं। दोस्तों, जो कोरिया का जो इतिहास है जो हम समझने वाले 1910 से हम शुरू करने वाले। 1910 में जापान ने क्या किया था, कोरिया पर कब्जा कर लिया था, और कोरिया पर लगभग 35 सालों तक जापान का ही कब्जा रहा। ठीक है, 1910 से पहले जोसेन वंश का शासन था कोरिया में। लगभग 1910 में जोसेन जो वंश है उसको समाप्त किया था जापान ने, और उसके बाद कोरिया पर कब्जा कर लिया था। 35 सालों तक कब्जा होने के बाद 1945 में कोरिया को जापान ने आज़ाद कर दिया था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था उसके बाद। लेकिन उसके आज़ादी के कुछ साल बाद ही क्या हुआ, 1948 में कोरिया का विभाजन कर दिया गया। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, 2 भागों में कोरिया बट गया। अब मैं आपको बता देना चाहूंगा कि उत्तरी कोरिया के जो लीडर थे वो किम इल सुंग थे। ठीक है, नाम याद रखना है आपको, किम इल सुंग। और दक्षिणी कोरिया के जो लीडर थे वो सिगमन री थे।
अब ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की कहानी क्या है, हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, उत्तरी कोरिया जो है वो कहीं ना कहीं चाइना और जो रसिया है उसके समर्थन से बना था, ठीक है, और जो दक्षिणी कोरिया है वो अमेरिका के समर्थन से बना था। अब होता क्या है कि मैं आपको बता देना चाहूँगा, 1948 में इसका विभाजन तो हो गया, लेकिन विभाजन के साथ ही जो चाइना है और रसिया के साथ मिलकर उत्तरी कोरिया ने क्या किया, दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया और दक्षिणी कोरिया के बहुत लगभग 90% हिस्से पे कब्जा कर लिया। तो दक्षिणी कोरिया ने सहायता मांगी अमेरिका से। अब अमेरिका ने सहायता किया तो दक्षिणी कोरिया की तरफ से अमेरिका ने अपनी सेना भेजना स्टार्ट कर दिया और फिर से दक्षिणी कोरिया ने पूरी उत्तरी कोरिया को बिल्कुल चाइना के सीमा तक, वहां तक कब्जा लिया था। लेकिन फिर रसिया और चाइना की सेना ने फिर से हमला किया और दोबारा से धीरे धीरे पूरे दक्षिणी कोरिया तक, पूरा दक्षिणी कोरिया को ही उन्होंने कब्जे में ले लिया। तो ये मतलब ये सिलसिला लगातार चलती रहती थी और आखिरकार ये जो युद्ध है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कोरिया जो संकट है 1950 में शुरू हुआ था और 1953 तक ये कोरिया संकट चला था, कोरिया युद्ध चला था, जिसमें 30 लाख कोरियन लोगों की मौत हुई थी। 30 लाख कम नहीं होते, बहुत ज्यादा। 30 लाख लोग इस युद्ध में मारे गए थे, कोरिया संकट जो कोरिया युद्ध था उसमें मारे गए थे। लेकिन आखिरकार 1953 में ये जो युद्ध था, कोरिया युद्ध, उसको समाप्त किया गया और कोरिया का जो 2 भागों में विभाजन था, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, उसको फिक्स कर दिया गया, उसकी सीमा तय कर दी गई, एक बॉर्डर फिक्स कर दिया गया। और उत्तरी कोरिया जो कि चाइना और रशिया के सपोर्ट में बना था, उसकी विचारधारा को मानते हैं, और दूसरी तरफ जो दक्षिणी कोरिया है वो अमेरिकी विचारधारा पे चलने वाला देश है और अमेरिका ने इसके विकास के लिए बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है। सो गाइस, ये तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया का विभाजन की कहानी हो गई कि आखिरकार ये विभाजन हुआ क्यों, ठीक है। अब हम इसके विकास की रणनीतियों को समझते हैं जो कि दक्षिणी कोरिया के संदर्भ में समझाया गया है। आपको पता है कि उत्तरी कोरिया जो है एक तानाशाही मुल्क है, तानाशाही देश है, जहाँ पे किंग जॉन उन, इस समय की अगर हम बात करें तो किंग जॉन उन का शासन है। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में दक्षिणी कोरिया के विकास के मॉडल को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। तो जैसे ही उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया का विभाजन हुआ, दक्षिणी कोरिया यानी कि जो साउथ कोरिया है उसके जो राष्ट्रपति बने, या लीडर कह सकते हैं, राष्ट्रपति या लीडर कह दे, वो सिंगमन री थे, आपको पता है, ठीक है। लेकिन 1960 के आसपास, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं एक तरीके से सैनिक शासन को कायम कर रखा था और वहां पे तानाशाही व्यवस्था ही थी, लेकिन 1960 में सिंगमन री का विरोध होना शुरू हो गया था, वहां पे उनसे इस्तीफे की मांग की जाने लग गई थी और इसको अप्रैल की क्रांति भी कहा जाता है। एक क्रांति सा हुआ था, बहुत सारे लोग सिंगमन री के खिलाफ हो गए थे और उन्होंने अपील की थी कि वो क्या करे, एक तरीके से इस्तीफा दे दे। और सिंगमन री के इस्तीफे के बाद जो दक्षिणी कोरिया के जो राष्ट्रपति चुने गए थे वो पार्क चुंग ही चुने गए थे, ठीक है, नाम याद करके रखना है आपको, पार्क चुंग ही, ठीक है। इन्होंने दक्षिणी कोरिया के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं तैयार करनी शुरू की, जैसे कि इन्होंने पंचवर्षीय योजना को अपनाया, ठीक है। बहुत सारे जो बड़े कॉर्पोरेट फार्म्स थे, जो कंपनियां थी, उनको समर्थन भी देना स्टार्ट कर दिया, रोजगार के विस्तार के लिए भी इन्होंने जोर दिया, ठीक है। तो ये सारी योजनाएं उन्होंने अपनाई थी। इसके अलावा 1970 में ग्रामीण जनसंख्या को प्रोत्साहित और कृषि क्षेत्र की आधुनिकीकरण के लिए नया गाँव आंदोलन चलाया गया, जिसको कोरिया में बोला जाता है सैमोल, ठीक है। सैमोल जो आंदोलन था उसको चलाया गया था, नया गांव आंदोलन चलाया गया था। इस अभियान के अंतर्गत क्या था कि जो भी निष्क्रिय और निराशावान जीवन है, जो मतलब लोग निराशावान थे, निराश थे अपने जीवन से या अपने काम से, उनको आशावान बनाना था, उनको एक तरीके से सक्रिय भूमिका निभानी थी देश के विकास में। ऐसा इस आंदोलन के माध्यम से एक माहौल तैयार किया गया जिससे कि लोग आशावान बने, देश के विकास के लिए काम करें, ठीक है। अब सीधे हम 1979 की बात करते हैं। 1979 की हम बात करें तो पार्क चुंग ही जो थे, पार्क चुंग ही को की हत्या कर दी गई थी इस समय और तख्ता पलट हुआ। इनको सत्ता, जैसे इनकी मृत्यु हुई तो तख्ता पलट करके चुन डू हवन, ठीक है, जो चुन डू हवन थे वो यहाँ के नेता बने, लीडर बने। लेकिन 1980 के आसपास क्या हुआ, लोकतंत्र की जो मांग थी वो उठने लगी थी। इससे पहले 1980 से पहले क्या था, वहां पे लोकतांत्रिक शासन नहीं थी, कोई भी व्यक्ति जो था वो सत्ता पलट के, तख्ता पलट करके वहां का राष्ट्रपति बन जाता था, लीडर बन जाता था। लेकिन 1980 से कोरिया में क्या हुआ, लोकतंत्र की डिमांड की जाने लग गई थी और आखिरकार 1987 आते आते तक दक्षिणी कोरिया जो है एक लोकतांत्रिक देश बनता है। और आपको पता है कि आज कितनी तेज गति से दक्षिणी कोरिया अपना विकास कर रहा है ना। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं, सैमसंग जैसी कंपनी, हुंडई जैसी कंपनी है जो है, एलजी जैसी जो कंपनी है, कहाँ की है, दक्षिण कोरिया की है,
तो इससे पता लगता है कि भाई कोरिया जो है वो आज विकास के पथ पे चल रहा है। अमेरिका ने उसके विकास के लिए बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। अमेरिका की मॉडल पे चल रहा है, पश्चिमी देशों का जो मॉडल है विकास का उसको अपनाया उसने और आज काफ़ी तेज गति से विकास कर रहा है। दूसरी तरफ हम अगर उत्तरी कोरिया की बात करें, नॉर्थ कोरिया की बात करें, जहाँ के शासक इस समय किंग जोंग उन है। आपको पता है कि वहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी है, बिल्कुल बस से बदतर ज़िंदगी हो चुकी है और कहीं ना कहीं बहुत मतलब विकास के मामले में बहुत ज़्यादा पिछड़ चुका है वो देश। ठीक है, तो गाइस ये कोरिया की कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, और अब आपको इस चैप्टर के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उन्हीं क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, लगभग 10-12 क्वेश्चन होंगे उसमें ऐड होंगे और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जो भी अभी पिछले साल के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बने हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैं ऐड करने वाला हूं। तो उस वीडियो को आप मिस ना करें, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। ठीक है, और बाकी अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब भी जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।